कहानी की शुरुआत में हमें कैंटन नाम के एक गांव के अंदर के स्कूल को दिखाया जाता है, जहां दो लोग बैठकर कुछ खुफिया बातें कर रहे थे। तभी मिस्टर हो, जो उस स्कूल का टीचर था, वो उसके सामने बैठे उस सफेद कपड़े पहने आदमी जिसका नाम जनरल यिन था, उससे किसी से बदला लेने के बारे में बात करता है। यानी वो दोनों वहाँ पर बैठकर किसी को तो जान से मारने की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें खुले मैदान में 6 लोगों को रस्सी से बांधकर घुटने के बल बिठाए हुए देखते हैं। उसी वक्त एक आदमी चिल्लाकर जनरल टीन के आने का ऐलान करता है, जिसे सुनकर सभी सिपाही तुरंत जाकर रास्ते के दोनों साइड लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त बहुत सारे सिपाही एक डोली को लेकर वहाँ आते हैं। उसी के अंदर जनरल टीन था, जो कैंटन पर हुकूमत करता था। तभी छत पर वही आदमी जनरल यिन, जो कुछ देर पहले मिस्टर हो के साथ किसी को जान से मारने की बातें कर रहा था, वो वहाँ आता है और सीधा अपने उस हथियार से उस डोली को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। मगर डोली के अंदर तो जनरल टीन था ही नहीं, क्योंकि जनरल टीन के उस सेनापति को पहले से ही उस हमले के बारे में पता था, जिसके बाद सारे सिपाही मिलकर जनरल यिन पर हमला कर देते हैं। मगर जनरल यिन उसके उस हथियार चलाने में बहुत माहिर था, जिस वजह से वो सेनापति सभी सिपाहियों को रोकर खुद उसे लड़ने की चुनौती देता है। सेनापति 2 तलवारें एक साथ चला सकता था, जिस वजह से कुछ देर लड़ने के बाद ही वो सेनापति जनरल यिन को हरा देता है। कुछ देर बाद जब 3 लड़के भागकर उस भीड़ के पास जाते हैं, तब उस सेनापति ने जनरल यिन को मारकर रस्सी से टांग दिया था, ताकि कोई भी उनसे गद्दारी करने से पहले 100 बार सोचे। मगर वो 3 लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे और उन 3 लड़कों में से सांटे नाम का एक लड़का गलती से जनरल यिन का नाम तेज आवाज में ले लेता है, जिसे सुनकर लॉर्ड टैंग नाम का एक आदमी सांटे को भी गद्दार समझकर पकड़ लेता है। लेकिन गांव के लोग सांटे के पिता को जानते थे, क्योंकि वो पूरे गांव में अकेले ही मछलियां बेचने का काम करते थे, जिस वजह से लॉर्ड टैंग सांटे को छोड़ देता है। मगर जनरल टीन के लोगों को इस तरह से आम जनता पर अत्याचार करते हुए देखकर वो तीनों लड़के अपने टीचर मिस्टर हो के पास जाते हैं, क्योंकि मिस्टर हो ने उन्हें हमेशा अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा था। अभी तक वो तीनों लड़के नहीं जानते थे कि मिस्टर हो भी जनरल यिन की तरह एक गद्दार है। वो तीनों मिस्टर हो को लोगों के ऊपर चल रहे उस अत्याचार के बारे में बताते हैं, जिसके बाद मिस्टर हो भी उन तीनों को सारी हकीकत बता देते हैं कि वो बहुत सालों से उन लोगों के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और जल्द ही वो सभी बगावत करने वाले हैं। मिस्टर हो की वो बात सुनने के बाद वो तीनों लड़के भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। सैंटी के पिता मछलियों का कारोबार करते थे, इस वजह से सैंटे अपने पिता को पता चले बिना वो खुफिया संदेश मछलियों के बक्से में छुपाकर उसे सही हाथों में पहुंचाने का काम शुरू कर देता है। मगर एक दिन जनरल टीन के लोगों को गद्दारों के बारे में पता चल जाता है और वो उन 3 लड़कों में से एक लड़के को पकड़ लेते हैं, जो उस मछली के अंदर छुपाकर एक खुफिया संदेश ले जा रहा था। मगर इसके पहले कि वो उससे सच उगलवा पाते, वो लड़का खुद के ही हाथ से खुद ही ले लेता है। लेकिन अब जनरल टीन के लोग उस स्कूल की तरफ आने लगे हैं। मिस्टर हो तुरंत उन दोनों को वहां से भागने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि उन्हें वो खुफिया संदेश उस मछली के अंदर मिले थे, इस वजह से लॉर्ड टैंग सांटे के उस मछली के दुकान को तबाह करने लगा है। उसी वक्त वहां पर सांटे भी आ जाता है। सांटे को वहां देकर उसके पिता तुरंत लॉर्ड टैंग को पकड़ लेते हैं और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब लॉर्ड टैंग उसे जान से मारने वाला था। सांटे भी पिता की बात सुनकर वहां से भाग जाता है। रात होने पर संटे का वो दूसरा दोस्त उसके पास आता है, जो वहां पर संटे को एक बुरी खबर सुनाने आया था, क्योंकि लॉर्ड टैंग ने संटे के पिता को जान से मार दिया था। वो सुनने के बाद संटे की आंखों में आंसू आने लगे हैं, मगर आंसू से ज्यादा उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। वो अब किसी भी हालत में अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। मगर वो अकेला जनरल टीन के इतने सारे लोगों से नहीं लड़ सकता था, इसलिए वो अपने दोस्त को सुबह होते ही शाओलिन टेम्पल चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो वहां जाकर अब कुंफू सीखने वाला था और वापस आकर उन लोगों से बदला लेने वाला था। सुबह होते ही प्लान के मुताबिक वो दोनों शाओलिन टेम्पल की तरफ निकल पड़ते हैं। मगर कुछ दूर आगे जाने पर ही उन्हें जनरल टीन के सिपाही बीच रास्ते में दिख जाते हैं और उनमें लॉर्ड टैंग भी था। वो दोनों तुरंत वहां से भागने लगते हैं। लॉर्ड टैंग के सिपाही भी उनका पीछा करने लगते हैं। वो दोनों सिपाहियों को चकमा देकर वापस से घूमकर उसी जगह आते हैं। उन्हें लग रहा था कि वहां पर कोई भी नहीं है, मगर लॉर्ड टैंग वहीं होता है। वो सांटे के दोस्त को पकड़ लेता है। सांटे का दोस्त लॉर्ड टैंग के उस चाबू को पकड़ लेता है और सांटे को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। सांटे भी उसकी बात सुनकर घोड़े पर बैठकर वहां से भागने लगा है, मगर वहां से जाने से पहले एक सिपाही उसके पैर पर तलवार से एक गहरा वार कर देता है। कुछ देर के बाद लॉर्ड टैंग जब संटे का पीछा करते हुए नदी तक आता है, तब उसे वहां पर वही घोड़ा खड़ा हुआ दिखता है जिससे संटे भाग आया था। मगर सांटे वहां नहीं था, जिस वजह से लॉर्ड टैंग वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सांटे उस घायल पैर को लेकर जंगल से होते हुए एक गांव तक पहुंचता है, मगर उसका बहुत सारा खून बहने की वजह से वो अब बहुत कमजोर हो चुका था। वो उस गांव के एक आदमी से पानी मांगता है और उसे शाओलिन टेम्पल का पता पूछता है। शाओलिन टेम्पल वहां से बहुत दूर था, इसीलिए वो आदमी सांटे को वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो इस हालत में शाओलिन टेम्पल तक नहीं पहुंच सकता था। कुछ देर के बाद हमें शाओलिन टेम्पल के अंदर कुछ शिष्य पूरे हफ्ते का खाने पीने का सामान लाते हुए दिखाते हैं, मगर जब वो सब्जी के उस बड़ी सी टोकरी को उठाने की कोशिश करते हैं, तब वो हर बार से कुछ ज्यादा ही भारी थी। तभी वो टोकरी पलट जाती है और उसके अंदर से सांटे बेहोशी के हालात में बाहर गिरता है। दरअसल जब सांटे उस आदमी से शाओलिन टेम्पल का पता पूछ रहा था, तब वहां पर यही शिष्य शाओलिन टेम्पल का राशन लेने के लिए आए थे और सांटे की शाओलिन टेम्पल जाने की उस जिद को देकर उस आदमी ने चुपके से सांटे को उस सब्जी के टोकरी के अंदर छुपा दिया था। सांटे को बेहोश देकर गुरुजी सांटे को तुरंत अंदर ले जाने के लिए कहते हैं। कुछ देर के बाद हम सांटे के पैर पर मरहम पट्टी करे हुए देखते हैं। उसी वक्त सांटे को होश आता है। सांटे जब चलकर बाहर आता है, तब शाओलिन टेम्पल का एक साधु उससे जब तक वो बीमार है तब तक ही उसे शाओलिन टेम्पल में रहने की इजाजत है कर कहता है। मगर साधु की वो बात सुनने के बाद सांटे भागकर उस मुख्य साधु के पास जाता है और उसे उसी शाओलिन टेम्पल में रहने देने की गुजारिश करने लगा है। सांटे को इस तरह से गिड़गिड़ाता देख मुख्य साधु भी सांटे को उस शाओलिन टेम्पल में रहने की अनुमति दे देता है। फिर हम 1 साल के बाद सांटे को देखते हैं, जो शिष्य के कपड़े पहने शाओलिन टेम्पल की साफ सफाई कर
रहा था। उसी वक्त उसके पास एक साधु आते हैं, मगर सांटे किसी ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उससे साधु के वहाँ आने का पता ही नहीं चलता। जब वो साधु ऊंची आवाज में सांटे का नाम लेकर बुलाते हैं, तब सांटे होश में आता है। वो साधु सांटे को उसकी इस तरह ख्यालों में खो जाने की वजह पूछते हैं। दरअसल सांटे को उस शाओलिन टेम्पल में 1 साल हो चुका था, मगर वो आज तक सिर्फ साफ सफाई ही कर रहा था, और वो तो वहाँ पर कुंग फू सीखने आया था। सांटे की बात सुनकर साधु को उसकी परेशानी समझ आ जाती है। शाओलिन टेम्पल में टोटल 35 चेंबर थे और हर एक चेंबर में अलग अलग तरह का कुंग फू सिखाया जाता था। वो साधु सांटे से वो कौन से चेंबर से शुरू करना चाहता है कर सवाल पूछते हैं। तब सांटे लालच में आकर सबसे ऊंचे दर्जे के चेंबर के अंदर चला जाता है। वहाँ जाने पर वो देखता है कि वहाँ मौजूद सभी साधु उम्र में बहुत बूढ़े हैं। सांटे सीधा जाकर उस बुजुर्ग साधु से कुंग फू सीखने का कहता है, जिसे सुनने के बाद वो बुजुर्ग साधु तो गुस्से में सांटे को सिर्फ अपने दोनों हाथ उसके तरफ कर दूर उड़ा फेंकता है, जिसके बाद सांटे डर के मारे वहाँ से भागने लगा है। मगर बीच रास्ते में उसे वहीं पहले वाले साधु मिलते हैं। उन्होंने जानबूझकर सांटे को उस चेंबर में जाने दिया था ताकि सांटे को कुंग फू के गहराई के बारे में पता चल सके। जिसके बाद सांटे अब पहले चेंबर से शुरू करता है। पहले चेंबर में जाने पर वो देखता है कि सभी शिष्य पानी के ऊपर तैर रहे उस लकड़ी के लठे पर से आसानी से दूसरी साइड जा रहे हैं, मगर जब वो उस पर अपना पैर रखता है तब वो तुरंत पानी के अंदर गिर जाता है। सांटे जैसे तैसे कर पानी से बाहर आता है, मगर जब वो रसोई घर के अंदर जाने लगा है तभी दरवाजे पर खड़ा एक साधु उसे रोक देता है, क्योंकि शाओलिन टेम्पल का एक नियम था कि जब तक सांटे अपने कपड़ों को और अपने आप को पूरी तरह से सूखा नहीं करता तब तक उसे रसोई घर में जाने की अनुमति नहीं थी। वो तुरंत अपने कपड़े निकालकर उसे सुखाने लगता है। कुछ देर के बाद जैसे ही उसके कपड़े पूरी तरह से सूख जाते हैं तब वो रसोई घर के अंदर जाता है, मगर अब तक सारा खाना खत्म हो चुका था। सांटे भूख के चक्कर में साधुओं के रसोई घर के अंदर चला जाता है, मगर इसके पहले कि वो वहाँ से कुछ ले पाता एक साधु उसे रोक देता है और उसे लेकर बाहर आता है। वो साधु सांटे को उस लकड़ी के लठे पर खड़ा होने के लिए कहता है। सांटे जैसे तैसे कर जब उस पर खड़ा हो जाता है तब वो साधु सांटे के पास उस दलिये से भरा बोल को फेंकता है और उसे उसी हालत में खाने के लिए कहते हैं, मगर उन लठों पर बैलेंस बनाकर उसे खाना बहुत मुश्किल था, जिस वजह से सांटे उसी बोल के साथ वापस से पानी के अंदर गिर जाता है। अब सांटे समझ जाता है कि शाओलिन टेम्पल में कुंग फू सीखना इतना आसान नहीं है। रात होने पर वो अकेला ही खाली लकड़ी के डिब्बे लेकर उन पर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करने लगता है, मगर बार बार कोशिश करने के बाद भी वो उन डिब्बों से गिर रहा था, लेकिन वो बिना हार माने कोशिश करता रहता है। अगली सुबह हर दिन की तरह बाकी शिष्य बड़ी आसानी से उन लठों को पार कर चले जाते हैं। आखिर में सांटे आता है, मगर आज उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो अपने सिर्फ एक पैर से ही उस झील को पार कर देता है, यानी उसकी वो रात भर की ट्रेनिंग आज उसके काम आई। साधु भी सांटे पर खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन एक एक कर सभी शिष्य उस पानी के अंदर गिरने लगे हैं। कोई भी उसे बिना पानी में गिरे पार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आज साधु ने जानबूझकर उन लठों के रस्सी को खोल दिया था और इतने पतले लकड़ी के ऊपर से दूसरी साइड जाना लगभग नामुमकिन था। सभी शिष्य कोशिश करे जा रहे थे, मगर कोई भी दूसरी साइड नहीं जा पा रहा था। उसी वक्त वो साधु वहाँ आते हैं। उनके हाथों में कई सारे तश्तरियां थी। वो सांटे को एक तश्तरी पकड़ाकर उसे पानी में फेंकने के लिए कहते हैं। सांटे के तश्तरी फेंकते ही वो तुरंत पानी के अंदर चली जाती है, मगर जब वो साधु तश्तरी को पानी में फेंकते हैं तब वो पानी के सतह से टकराकर दूसरी साइड चली जाती है। और यही उन शिष्यों को करना था, अपने शरीर को बैलेंस कर पैरों को तेजी से चलाना होगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात होने पर सांटे वापस से अकेला ही उस झील के पास आता है और साधु के बताए हुए तरीके से झील को पार करने का प्रयास करने लगा है। वो बार बार गिर रहा था, मगर बार बार कोशिश भी कर रहा था। इतने प्रयास के बाद वो आखिरकार बिना पानी में गिरे उस झील के दूसरी साइड आ जाता है। उसी वक्त वो साधु वहाँ आते हैं जो सांटे को छुकर देख रहे थे। सांटे ने अब उस चेंबर में सिखाए जाने वाले सारे हुनर को सीख लिया था। इस वजह से साधु उसे दूसरे चेंबर में जाने के लिए कहते हैं। दूसरे चेंबर में सभी शिष्यों को अपनी कलाइयां मजबूत करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें उस लंबे लचीले लकड़ी पर लगे सिर्फ 15 पाउंड के वजन वाले हथौड़े को उस बड़े से घंटे के ऊपर बजाना था। जब जब साधु उस लाल वस्तु पर आवाज करेंगे तब तब शिष्य को उस हथौड़े को घंटे के ऊपर मारना होगा। सांटे तो वहाँ पर कुंग फू सीखने आया था, मगर घंटा बजाने के बारे में सुनकर वो साधु से सवाल करने लगता है। तब साधु उसे बताते हैं कि ये कोई साधारण कला नहीं है, क्योंकि उसे करने के लिए कलाइयां बहुत मजबूत होनी चाहिए। जब उस 15 पाउंड के हथौड़े को उस 12 फीट लचीले लकड़ी से जोड़ा जाता है तब उसका वजन बढ़कर 10 गुना हो जाता है। सांटे जब उस लकड़ी को हाथ में पकड़ता है तब उसे भी उसका भारी वजन महसूस होता है। साधु उसे लकड़ी के 2 फीट आगे पकड़ने के लिए कहते हैं ताकि शुरुआत में सांटे को थोड़ी आसानी हो। फिर वो अपने उस लाल वस्तु पर आवाज करने लगे हैं। सांटे उस हथौड़े को उस आवाज के साथ उस घंटे पर मारने लगा है, मगर जैसा साधु ने कहा था कि वो कोई साधारण कला नहीं है, उस हथौड़े के वजन से सभी शिष्यों की कलाइयां सूझ जाती हैं। सांटे इसी तरह कुछ दिन तक उसी चेंबर में उस कला को सीखता है और जल्दी ही वो उस कला में महारत हासिल कर देता है। अब वो लकड़ी के आखिरी छोर से भी उस घंटे पर वार कर सकता था, जिसके बाद अब उसे तीसरे चेंबर में जाने की अनुमति मिल जाती है। इस चेंबर में शिष्यों को बाजुएं मजबूत करने की प्रशिक्षा दी जाती थी, जिसके लिए उन्हें पानी से भरी उन भारी बाल्टियों को नीचे से लेकर ऊपर जाना होता था। मगर वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके दोनों बाजुओं पर वो नुकीले लोहे के औजार लगे होते थे। जब भी बाल्टियों के वजन से उनका हाथ नीचे आता तो वो नुकीले औजार उन्हीं के पेट में चुभने लगते थे। अब सांटे की बाजुओं को मजबूत करने की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। वो जाकर 2 बाल्टियां उठाता है, मगर किसी भी आम इंसान के लिए उसे इतने समय तक ऊपर उठाए रखना बहुत मुश्किल था। इस वजह से सांटे को भी बहुत परेशानी होती है। वो हिम्मत कर ऊपर तो चढ़ रहा था, मगर बाल्टियों के वजन से उसका बैलेंस डगमगा रहा था। इस तरह से इस चेंबर में भी कुछ दिन मेहनत करने के बाद अब उसके बाजुएं भी मजबूत हो जाते हैं, इतने मजबूत कि वो अब खुद की 2 बाल्टियों के साथ दूसरे शिष्य को भी सहारा दे सका था। सांटे को इतने जल्दी सीखता देख उस चेंबर के साधु भी बहुत
खुश हो जाते हैं और वो सांटे को अगले चेंबर में जाने के लिए कहते हैं। कुंग-फू सीखते वक्त हर किसी को अपने आंखों को चील की तरह तेज करना होता था और इस चेंबर में सांटे को उसके आंखों के ही लिए प्रशिक्षा दी जाने वाली थी। उस चेंबर के साधु सांटे को वो जल रही दो लकड़ियों के बीच आकर खड़े होने के लिए कहते हैं। जैसे ही सांटे आकर खड़ा हो जाता है वो लकड़ियां उसके सर के एकदम पास लाई जाती हैं। फिर साधु सांटे को उस जल रही मोमबत्ती की तरफ देखने के लिए कहते हैं क्योंकि साधु उस मोमबत्ती को हिलाने वाले थे। मगर इन सब में सांटे के सिर्फ आंखें हिलनी चाहिए क्योंकि अगर उसका सर जरा सा भी हिला तो वो जल रही लकड़ियां उसके चेहरे को भी जला देगी। अब साधु मोमबत्ती को हिलाना शुरू करते हैं। शुरुआत में सांटे की नजर बिल्कुल उस मोमबत्ती पर थी मगर जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही थी सांटे अपना काबू खोने लगता है और एक वक्त पर उसका चेहरा उन जल रही लकड़ियों से लग जाता है। साधु सांटे को वापस अपनी जगह पर आने के लिए कहते हैं और फिर से मोमबत्ती को हिलाने लगते हैं। इस बार सांटे बिना किसी गलती के आखिर तक सिर्फ अपनी आंखों से मोमबत्ती को देखते रहता है। अब सांटे की आंखें तो फुर्तीली हो चुकी थी मगर इस चेंबर में उसे अपने हाथों और पैरों को भी फुर्तीला बनाने की प्रशिक्षण मिलने वाली थी। उसे उन मोमबत्ती के रोशनी पर ध्यान देते हुए उन लकड़ी के लठों के ऊपर वार करना होगा। इतना कहकर साधु मोमबत्ती के रोशनी को घुमाने लगता है। सांटे के अंदर पहले से ही बहुत सारा हुनर भरा हुआ था, इस वजह से वो जल्दी ही उस प्रशिक्षा को भी पार कर देता है। अगले चेंबर की शुरुआत ही इतनी दर्दनाक थी कि उस चेंबर में मौजूद सभी शिष्य गिरते पड़ते जैसे तैसे कर उस बुद्ध की प्रतिमा के पास जाकर अगरबत्ती को लगा रहे थे क्योंकि इस चेंबर में सर को मजबूत करने की प्रशिक्षा दी जाती थी। हर एक शिष्य को उस सफेद लटके हुए भारी बैग को अपने सर से मारते हुए आगे बढ़ना होता था। सांटे को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था जिस वजह से वो नीचे झुकर जाने की कोशिश करता है मगर उस चेंबर के साधु तुरंत सांटे को देख लेते हैं और उसे छांटा मारकर वापस पीछे जाने के लिए कहते हैं। फिर वो सांटे को उस चेंबर के सारे नियम समझाते हैं। सांटे इस बार अपने सर से बैग को मारते हुए आगे जाने लगा है मगर वो बैग्स इतने भारी थे कि दूसरी साइड आते आते सांटे जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब सांटे को होश आता है तब वो साधु उनकी वो छांटे वाली लकड़ी लेकर उसके सामने ही खड़े होते हैं मगर वो सांटे को मारने के बजाय उसे समझाते हैं क्योंकि ये चेंबर बाकी चेंबर्स से बहुत कठिन था लेकिन उसे पार करे बिना वो दूसरे चेंबर में भी नहीं जा सका था, इसलिए सांटे को किसी भी हालत में उस चेंबर को पार करना ही होगा। साधु से उस बात को सुनने के बाद सांटे में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है और वो इस बार पूरी ताकत से प्रयास करने लगता है। उसके प्रयास को देखकर साधु भी खुश हो जाते हैं। इसी तरह 25 महीने गुजर जाते हैं। सांटे ने बाकी शिष्यों से बहुत ही जल्दी 10 कलाओं को सीख लिया था। अब उसे बॉक्सिंग, कुंग-फू और हथियार चलाने की कला सीखने मिलने वाली थी। मुख्य साधु उसे सबसे पहले पैरों के कला वाले चेंबर में भेजते हैं जहाँ पर सांटे अपने पैरों की फुर्ती और ताकत बढ़ाने के बारे में सीखता है, जिसके बाद उसे हाथों के चेंबर के अंदर भेजा जाता है। इस चेंबर में सभी शिष्य अपने दोनों हाथों को गतिशील बनाकर एक दूसरे से लड़ने की प्रैक्टिस करते थे। सांटे अकेला ही 3 लोगों के साथ एक ही बारी में लड़ सका था। इसी तरह अगले कुछ दिनों तक सांटे अलग अलग चेंबर में जाकर अलग अलग कलाएं सीखता है। ये सारी कलाएं, ये सारे हुनर उसे कुंग-फू में बहुत काम आने वाले थे। सांटे बाकी लोगों से इतना आगे था कि जल्दी ही वो हथियार चलाने की सारी कलाएं भी सीख लेता है। सांटे को कुंग-फू का अभ्यास शुरू करे हुए सिर्फ 5 साल हो चुके थे। सांटे की इतनी मेहनत और जुनून देकर मुख्य साधु सांटे को 35 चेंबरों में से किसी भी एक चेंबर में सेकंड इंचार्ज बनने के लिए कहते हैं। मगर शाओलिन टेंपल में एक साधु था जिसे शुरुआत से ही सांटे का वह आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो सांटे को इंचार्ज बनाने का सुनकर मुख्य साधु से एक गुजारिश करता है कि उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले सांटे को एक बार उसके साथ लड़ने के लिए कहिए। अगर सांटे उसे लड़ाई में हरा पाया तो बिना किसी दिक्कत के वो सांटे को चेंबर का इंचार्ज बना सके थे। इस तरह की चुनौती वो सांटे के सामने रखता है। सांटे उस साधु को अपना गुरु मानता था जिस वजह से वो उस साधु से नहीं लड़ना चाहता था, मगर मुख्य साधु सांटे को लड़ने की अनुमति दे देते हैं, जिसके बाद सांटे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब साधु और सांटे में पहला मुकाबला होता है। साधु 2 तलवार चलाने वाले कुंग-फू में माहिर था और सांटे अपने लकड़ी से साधु पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, मगर साधु के आगे सांटे कुछ भी नहीं था, जिस वजह से साधु बड़े आसानी से सांटे को हरा देता है। मगर वो सांटे से जब चाहे तब लड़ने के लिए तैयार था। इतनी बुरी तरह से हारने के बाद सांटे एक नए हथियार को चलाने की रात भर प्रैक्टिस करता है। वो अपने ख्यालों में साधु को हराने के सारे पैंतरे सोच लेता है। अगली सुबह वापस से साधु और सांटे के बीच में मुकाबला शुरू होता है। सांटे अपने उसी हथियार के साथ साधु से लड़ रहा था, मगर जब वो अपने रात वाले ख्याली पैंतरे साधु पर चलाता है तब साधु तो बड़े आसानी से उससे बच जाता है और सांटे के सारे पैंतरे नाकाम हो जाते हैं। दूसरी बारी भी सांटे बुरी तरह से हार जाता है। रात होने पर सांटे वापस से अपने हथियार को गौर से देखने लगता है कि आखिर इतना अभ्यास करने के बाद भी साधु ने उसे इतने आसानी से कैसे हरा दिया। तभी वो अपने उस हथियार से गलती से बाम्बू का एक पेड़ तोड़ देता है। उस बाम्बू के टूटे हुए पेड़ को देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। अगले दिन सांटे और साधु के बीच तीसरी बारी मुकाबला होता है, लेकिन आज सांटे एक नए हथियार के साथ आया था। उस हथियार को देखने के बाद शाओलिन टेंपल के साधु भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी आज तक इस तरह का हथियार नहीं देखा था। वो हथियार सांटे ने खुद अपने लिए बनाया था। साधु को भी सांटे के उस हथियार के सामने बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी सांटे एक बार कर साधु की तलवार को उनसे छीन लेता है, जिसके बाद साधु भी समझ जाते हैं और वो मुख्य साधु से सांटे को चेंबर का इंचार्ज बनाने के लिए कहते हैं। मुख्य साधु जब सांटे से पूछते हैं कि वो कौन से चेंबर का इंचार्ज बनना पसंद करेगा, तब सांटे मुख्य साधु से सोचने के लिए 3 दिन की मोहलत मांगता है। मुख्य साधु भी सांटे को 3 दिन की मोहलत दे देते हैं। 3 दिन के बाद जब सांटे वापस मुख्य साधु के पास जाता है तब वो मुख्य साधु से 36वें चेंबर का इंचार्ज बनने की गुजारिश करता है, मगर सांटे की गुजारिश सुनकर मुख्य साधु खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शाओलिन टेंपल में तो केवल 35 चेंबर ही थे। दरअसल सांटे 36वें चेंबर में आम लोगों को कुंग-फू की कला सिखाने के बारे में मुख्य साधु से कह रहा था। सांटे की वो बात सुनकर मुख्य साधु सांटे पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी साधारण लोगों को शाओलिन टेंपल में आने की अनुमति नहीं थी, जिस वजह से वो गुस्से
गुस्से में सांटे को एक दंड सुनाते हैं कि उसे शाओलिन टेम्पल के बाहर जाकर लोगों से भीख इकट्ठा करनी होगी और उसे तब तक शाओलिन टेम्पल में आने की अनुमति नहीं थी जब तक उसे वापस नहीं बुलाया जाता। मुख्य साधु के नजर में वो एक दंड था, मगर सांटे उस दंड को सुनने के बाद उल्टा खुश हो जाता है क्योंकि आखिरकार उसे शाओलिन टेम्पल के बाहर जाकर अपने पिता के कातिलों से बदला लेने का मौका मिलने वाला था। सांटे शाओलिन टेम्पल से बाहर आने के बाद सबसे पहले अपने घर जाता है, मगर अब उसका घर एकदम खंडहर बन चुका था। उसी वक्त एक भिखारी उसके पास आता है और उसे शमशान घाट जाने के लिए कहता है क्योंकि उस घर में रहने वाले सभी लोग अब मर चुके थे, यानी गांव वालों ने उसे भी मरा हुआ समझ लिया था। सांटे जब शमशान घाट जाता है तब वहाँ पर कुछ लोग मिस्टर हो को दफना रहे थे जो आज ही मर चुके थे। उसी वक्त वहाँ पर लॉर्ड डैंग आ जाता है और उन लोगों को मिस्टर हो को दफनाते हुए पकड़ लेता है। क्योंकि मिस्टर हो एक गद्दार था, इसलिए लॉर्ड डैंग वहाँ मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देता है। दूर खड़े होकर सांटे वो सारी चीजें देख रहा था, मगर अचानक से वो बीच में आकर लॉर्ड डैंग को उन लोगों से दूर होने के लिए कहता है, लेकिन लॉर्ड डैंग तो उल्टा सांटे पर ही हमला कर देता है। इतने सालों की वजह से लॉर्ड डैंग सांटे को पहचान नहीं पाता, मगर सांटे लॉर्ड डैंग को आज भी बिल्कुल अच्छे से जानता था। सांटे अब इतने सालों तक शाओलिन टेम्पल में रहने के बाद बहुत ताकतवर हो चुका था, जिस वजह से वो आसानी से अपने सारे पैंतरे इस्तेमाल कर लॉर्ड डैंग को हरा देता है। मगर क्योंकि सांटे अब एक साधु था, इस वजह से वो किसी भी इंसान की जान नहीं ले सकता था। लॉर्ड डैंग को लगता है कि उसकी जान बच जाएगी, मगर उसी वक्त एक लड़का आकर उसके ऊपर तलवार से कई सारे वार कर मार डालता है क्योंकि लॉर्ड डैंग ने उसके भाइयों को बेरहमी से मार डाला था। उसी का बदला लेने के लिए आज उसने लॉर्ड डैंग को मार डाला। अब सांटे का आधा बदला पूरा हो चुका था, मगर अभी भी आधा बदला बाकी था क्योंकि जनरल टीन अभी भी जिंदा था। सांटे उस लड़के से जनरल टीन के बारे में पूछता है क्योंकि वो लड़का भी एक गद्दार था। वो लड़का सांटे को लेकर एक दूसरे लड़के के पास जाता है जो हथियार बनाने का काम करता था, मगर उसी वक्त वहाँ पर जनरल टीन के सिपाही आकर उसे जबरदस्ती उनके लिए हथियार बनाने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन वो लड़का बहुत बहादुर था, वो हिम्मत कर उन्हें मना करता है। उस लड़के से ना सुनने के बाद जनरल टीन के सिपाही उसे मारने लग जाते हैं। वो लड़का भी अपने हथौड़े से उन पर वार कर रहा था, मगर वो हथौड़ा बहुत भारी था। उसी वक्त सांटे वहाँ पर आता है। उस लड़के पर इस तरह अत्याचार होता देख वो उस लड़के को हथौड़े को थोड़ा ऊपर पकड़कर वार करने के लिए कहता है, जिसके बाद अब वो लड़का जनरल टीन के उन सिपाहियों पर भारी पड़ने लगता है और वो इतने सारे सिपाहियों को अकेले ही हराकर वहाँ से भगा देता है। फिर रात होने पर सांटे सभी बागी लोगों के साथ मिलकर जनरल टीन को मारने का प्लान बनाने लगता है। जनरल टीन अपने महल के अंदर रहता था और हर वक्त उसके महल के बाहर सिपाहियों का कड़ा पहरा रहता था, इसलिए जनरल टीन को मारना बहुत मुश्किल था। सांटे उन लड़कों से जनरल टीन के महल के पास क्या किसी का घर है कर पूछता है। उस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही लड़का रहता था। सांटे बिना देर करे तुरंत उस लड़के के पास जाता है। वो लड़का जनरल टीन के सिपाहियों के लिए आटा पीसने का काम करता था। सांटे उसके पास जाकर उससे जानबूझकर झूठ बोल देता है कि जनरल टीन पर जल्द ही हमला होने वाला है और उसी की खबर देने के लिए वो वहाँ आया है। इधर महल के अंदर कुछ लोगों को बागी समझकर पकड़ कर ले आते हैं क्योंकि लॉर्ड डैंग के मरने की खबर अब महल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसके पहले कि वो जनरल टीन के सिपाही उन लोगों को मार डालते, वहाँ पर सांटे आ जाता है और वो लॉर्ड डैंग को मारने का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, जिसके बाद सभी सिपाही गुस्से में सांटे पर टूट पड़ते हैं। मगर इतने सारे सिपाहियों पर भी सांटे अकेला ही काफी था। वो शाओलिन टेम्पल के सारे कलाओं को इस्तेमाल करता है और सिपाहियों के वार से बचते हुए उनके मुख्य सेनापति को मार डालता है। अगली सुबह जनरल टीन गुस्से में अपने सिपाहियों को लेकर सांटे की तलाश में महल से निकलता है, मगर सांटे जनरल टीन के लिए तैयार था। उसने जनरल टीन के सिपाहियों के लिए एक जाल बिछाया था। जैसे ही सिपाही पास आते हैं वो लोग ऊपर से जाल को छोड़ देते हैं, जिस वजह से चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। उसी वक्त सांटे जानबूझकर जनरल टीन के सामने से घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकलता है। जनरल टीन भी सांटे को जाता देख अकेला ही अपनी तलवार लेकर उसके पीछे निकल पड़ता है। सांटे जनरल टीन को एक खुले मैदान में ले जाता है और वहीं पर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। सांटे अपने उस खास हथियार से जनरल टीन से लड़ने लगा है। दूसरी तरफ जनरल टीन भी अपने उन दोनों तलवारें लेकर सांटे पर वार करने लगा है, मगर सांटे ने उसी खास हथियार से शाओलिन टेम्पल के साधु को भी हरा दिया था। तो जनरल टीन तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। सांटे जल्दी ही जनरल टीन के दोनों तलवारों को दूर उड़ा फेंकता है। लड़ाई बराबरी की होनी चाहिए, इसलिए वो भी अपना वो खास हथियार छोड़कर निहत्था लड़ने लगा है। सांटे ने शाओलिन टेम्पल के अंदर उस एक चेंबर में अपने सर को पत्थर से भी ज्यादा मजबूत किया था और वो आखिर में उसी पत्थर जैसे सर को जनरल टीन के उस जगह मारकर उसे जान से मार देता है और इसी बदले के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।